अस्सलाम वालेकुम। पैडागोजी में क्लासरूम एंड मैनेजमेंट के साथ हमारे पास एक और बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जिसे असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन। सो असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन स्टूडेंट की प्रोग्रेस को मॉनिटर करने के लिए, रिकॉर्ड करने के लिए इंतहाई ज़रूरी एक अमल है जिसको टीचिंग शोबे से रिलेटेड हर बंदा जानता है। एफपीएससी के एग्जाम में असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन इसमें से भी क्वेश्चंस आते हैं। सो आज हम देखेंगे इसमें इम्पोर्टेंट जो टाइप्स हैं इसकी और इसमें क्या रोल है असेसमेंट और इवैल्यूएशन का किसी भी एक टीचिंग प्रोसेस के अंदर। सो असेसमेंट सबसे पहले क्या होती है? तो ये एक सिस्टमैटिक कलेक्शन है, रिव्यू है और एक इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल है जिसे एजुकेशनल प्रोग्राम्स में इस्तेमाल किया जाता है और इसका मकसद होता है कि स्टूडेंट्स की लर्निंग और डेवलपमेंट को इम्प्रूव किया जाए। सो इसमें इंफॉर्मेशन को गैदर किया जाता है, इंफॉर्मेशन को डिस्कस किया जाता है, मल्टीपल और डाइवर्स सोर्सेस से ये इंफॉर्मेशन इकट्ठी की जाती है और इससे ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है कि स्टूडेंट्स को कितना नॉलेज है, कितनी अंडरस्टैंडिंग है। ये प्रोसेस जो है कंप्लीट होता है जब असेसमेंट के जो रिजल्ट्स हैं उन्हें मज़ीद लर्निंग के लिए, मज़ीद इम्प्रूव लर्निंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी असेसमेंट के रिजल्ट्स को हम यूज़ कर सकते हैं स्टूडेंट की लर्निंग को इम्प्रूव करने के लिए कि अगर एक स्टूडेंट अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा तो असेसमेंट की एक काइंड हमें फाइनल रिजल्ट से पहले बता देती है कि स्टूडेंट की स्टैंडिंग कहाँ पे है और उसे कितनी तवज्जो रिक्वायर्ड है। असेसमेंट एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है। तो इसके प्रॉपर इसके सिस्टम्स हैं, इसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के टेस्ट्स हैं, मुख्तलिफ किस्म की चीज़ों के ज़रिए हम बच्चों को असेस करते हैं। मुख्तलिफ हमारे पास टूल्स होते हैं बच्चों को असेस करने के। कुछ टूल्स हम ड्यूरिंग द टर्म या ड्यूरिंग द सेमेस्टर करते हैं, कुछ टूल्स को हम यूज़ करते हैं बाय द टाइम ऑफ द फाइनल एग्ज़ाम। सो इसको हम फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट का नाम देते हैं। सो इसमें देखा जाता है कि बच्चा कहाँ पे स्टैंड करता है, उसका नॉलेज कितना है, उसकी कॉम्प्रिहेंशन कितनी है, उसका अंडरस्टैंडिंग लेवल कितना है, कितनी कॉग्निटिव एबिलिटीज उसकी इम्प्रूव हुई हैं, किस हद तक वो अब वेल वर्स्ड है अपने सब्जेक्ट के अंदर। इंफॉर्मेशन को मुख्तलिफ सोर्सेज के ज़रिए हम गैदर कर सकते हैं। अब वो किस तरह कर सकते हैं कि हम टेस्ट्स ले सकते हैं बच्चों की ओरल टेस्ट्स हो सकते हैं, रिटन टेस्ट्स हो सकते हैं, उनके क्विज़ेस हो सकते हैं, फीडबैक हो सकती है, क्लासरूम उनका जो एक इंटरेक्शन पार्टिसिपेशन है वो बड़ा रोल प्ले करती है इसमें कि हम जान सकें कि ये जो बच्चे किस लेवल पे इनकी स्टैंडिंग है, कितना इनके पास नॉलेज आ चुका है। उनकी फीडबैक बड़ा रोल प्ले करती है। फिर जजमेंट, टीचर इज अ जज इनसाइड द क्लास, सो ही जजेस ऑल द स्टूडेंट्स रिगार्डलेस के हु दे आर। सो वो उन तमाम तर स्टूडेंट्स को जज करता है, उनकी एक तरह से इनिशियल और उसके साथ जो चेंजेस उसमें आ रही हैं उनकी इनिशियल नॉलेज के बाद विद द पैसेज ऑफ स्टडी, विद द पैसेज ऑफ टाइम, तो उसको टीचर मॉनिटर करता है, उसको अच्छी तरह ऑब्जर्व करता है, जज करता है। सो असेसमेंट एक प्रोसेस की भी हो सकती है, असेसमेंट एक प्रोडक्ट की भी हो सकती है। सो प्रोसेस मींस टीचिंग प्रोसेस जिसको आप असेस कर रहे हैं कि आप पढ़ा रहे हैं, आप अपनी तरफ से बेस्ट पॉसिबल टीचिंग मेथोडोलॉजीज अप्रोचेस यूज कर रहे हैं, क्या रिजल्ट आ रहा है उसका स्टूडेंट्स के ऊपर। प्रोडक्ट का भी हो सकता है कि आप एक प्रोडक्ट को असेस कर रहे हैं कि आपने एक प्रोडक्ट लॉन्च की है मार्केट में, अब उसका क्या हाल है, वो प्रोडक्ट कैसी है, अब वो उसका बिहेवियर कैसा है, लोगों का एटीट्यूड उसकी तरफ कैसा है, प्रोडक्ट जो है वो क्या उसके अंदर फ्लॉज या फॉल्ट्स तो नहीं आ रहे, अगर आ रहे हैं तो उनको किस तरह इम्प्रूव किया जाए, उनको किस तरह ठीक किया जाए। तो फाइनली इसी वजह से फिर हम इम्प्रूवमेंट की तरफ आते हैं क्योंकि असेसमेंट हमें वो तमाम तरह फ्लॉज सामने लेके आती है जिसमें जो कि टीचिंग प्रोसेस में भी हो सकते हैं और किसी प्रोडक्ट के भी हो सकते हैं। उन चीज़ों को सामने रखते हुए, मद्देनजर रखते हुए हम उन चीज़ों की इम्प्रूवमेंट की तरफ जाते हैं कि जो फ्लॉज या फॉल्ट्स आए या जो गलतियां हुई या जो अंडरस्टैंडिंग लेवल कम है ये दोबारा ना हो। सो इसीलिए जो असेसमेंट के रिजल्ट्स हैं वो हमें हेल्प करते हैं ताकि हम फ्यूचर के बारे में
बेहतर स्टेप्स ले सकें। असेसमेंट के साथ ही एक लिंक टॉपिक दैट इज कॉल्ड टेस्टिंग। सो टेस्टिंग ये प्रोसेस है किसी की एबिलिटी को जज करने का और किसी एबिलिटी को डिसाइड करने का। फॉर एग्जांपल कि आपकी ड्राइविंग की एबिलिटी को टेस्ट करने के लिए जो ड्राइविंग टेस्ट होता है उससे पता चलेगा कि आप कितने काबिल ड्राइवर हैं, कितने माहिर ड्राइवर हैं। या क्लासरूम के अंदर किसी का इंटेलिजेंट कोएफिशिएंट यानी आईक्यू टेस्ट करना। सो ये जो चीज़ें हैं ये हेल्प करती हैं नॉलेज के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए कि एक स्टूडेंट कितना माहिर है, कितना काबिल है, कितना नॉलेज उसके पास है, कितने स्किल्स उसके पास हैं। सो टेस्टिंग एक ऑन गोइंग प्रोसेस है। सो इसमें हम नॉलेज को, उसकी एबिलिटी को मैयर करते हैं, पहले जज करते हैं, फिर उसका एक एनालिसिस करते हैं जिसमें हम उसकी मिस्टेक्स और उसकी जो गुड पॉइंट्स हैं उनका एक कंपैरिजन करते हैं, देखते हैं कौन सी चीज़ उसमें ज़्यादा है, कितनी इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है। उसको टेस्ट किया जाता है और टेस्ट के बाद फिर उसे ऑप्टिमाइज करते हैं, यानी उसमें टेस्ट के जो रिजल्ट्स हैं उसकी बेस पे मज़ीद उसके अंदर बेहतरी लाई जाती है। ऑप्टिमाइजेशन के बाद इस प्रोसेस को फिर रिपीट किया जाता है एंड इट इज़ एन ऑन गोइंग प्रोसेस कि दोबारा मैयर करेंगे, एनालाइज करेंगे, टेस्ट करेंगे, ऑप्टिमाइज करेंगे। सो इसमें देखा जाएगा कि किस हद तक बार बार ऑप्टिमाइजेशन से कितनी बेहतरी आ रही है, कितना स्किल या एबिलिटी इंप्रूव हो रही है। इवेल्युएशन, सो इवेल्युएशन एक इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये एक बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है और बड़ी ब्रॉडर टर्म है जिसमें मेजरमेंट शामिल है, टेस्टिंग और असेसमेंट ये सब कुछ इसके अंदर शामिल है। ये तमाम चीज़ें हमें वैल्यू बताती हैं किसी प्रोडक्ट की या प्रोसेस की जिसको हम असेस कर रहे हैं, जिसको हम इवेल्युएट कर रहे हैं, जिसके बारे में जानना चाह रहे हैं। ये हमें एक लाइक इम्प्रूवमेंट के लिए जो ग्राउंड है वो प्रोवाइड करती है कि कौन सी जगह पे रूम खाली है कि इस चीज़ को इम्प्रूव किया जा सके। फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है तो वो लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग में ठीक है लेकिन स्पीकिंग में उसके साथ इश्यूज हैं। सो इवैल्यूएशन हमें बताएगी कि हमें स्पीकिंग के ऊपर काम करना है। सिमिलरली एक आपने प्रोडक्ट लॉन्च किया, एक मोबाइल फ़ोन लॉन्च किया, तो उसके बारे में देखा जाएगा कि ठीक है, सब कुछ सही है, चार्जिंग भी अच्छी है, बैकअप टाइम भी अच्छा है, इसका डिस्प्ले भी अच्छा है, इसका डिस्प्ले बाकी फ़ोन्स के मुकाबले में ज़्यादा वाइडर भी है, ब्राइटर भी है, लेकिन इसमें जो अपडेट्स हैं वो इसको स्लो करती है। सो ये एक रूम निकल आया इम्प्रूवमेंट का। सो इवेल्युएशन के बाद उस इम्प्रूवमेंट का जो एक रूम निकला उस पे काम किया जाएगा, उसको इम्प्रूव किया जाएगा। असेसमेंट की टाइप्स। सो असेसमेंट हमारे पास फॉर्मेटिव होती है, समेटिव होती है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल, प्रोडक्ट एंड प्रोसेस असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट, सो फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या है? ये एक टाइप है टेस्टिंग की जिसमें फॉर्मल और इनफॉर्मल असेसमेंट प्रोसीजर्स को एम्प्लॉय करते हैं टीचर्स। और ये कब होता है? ये लर्निंग प्रोसेस के दौरान होता है, यानी टीचिंग प्रोसेस के दौरान क्लासरूम के अंदर। इससे टीचर्स जो हैं वो अपने टीचिंग स्टाइल को, अपनी लर्निंग एक्टिविटीज़ को मॉडिफाई भी करते हैं ताकि वो स्टूडेंट की जो एक सक्सेस रेशो है उसे अटेन कर सकें। इसके की पॉइंट्स क्या हैं कि रेंज ऑफ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल असेसमेंट के हमारे पास रेंज आ जाती है उनके स्कोर्स की। ये फॉर्मल असेसमेंट है, इनफॉर्मल असेसमेंट में स्टूडेंट किस हद तक प्रोग्रेस कर रहा है, शॉर्टकमिंग्स क्या हैं, मिस्टेक्स क्या हैं, एरर्स क्या हैं, कहाँ पे उसको बेहतरी चाहिए। ये होता है लर्निंग प्रोसेस के दौरान। लर्निंग प्रोसेस के दौरान मीन्स के फॉर्मेटिव असेसमेंट जो है ये कुछ इसके कंपोनेंट्स डिवाइस्ड होते हैं जिसमें इंटरव्यूज हो सकते हैं, जिसमें ऑब्जर्वेशंस हो सकती हैं, जिसमें प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम किया जा सकता है, जिसमें असाइनमेंट्स हो सकती हैं, इसमें प्रेजेंटेशन हो सकती हैं, इसमें आप उनका फीडबैक या उनका क्लासरूम इंट्रैक्शन, उनकी अटेंडेंस, ये सारी चीज़ें आप उसमें काउंट कर सकते हो। सो इसका मकसद होता है टू मॉडिफाई टीचिंग एंड लर्निंग कि अगर आप एक टीचिंग स्ट्रैटेजी यूज कर रहे हैं और उससे अच्छे रिजल्ट्स नहीं आ रहे
तो फिर जरूरी है कि आप अपनी टीचिंग स्ट्रैटेजी को चेंज करें, या बच्चों की लर्निंग का जो एक उन्होंने एक सिस्टम बनाया हुआ है, लाइक जिस तरह बच्चे एक ट्रेडिशनल मेथड के जरिए लर्न कर रहे हैं, तो उसको चेंज किया जाए, उसके अंदर कोई नोवेल्टी लाई जाए, कोई एक्टिविटी बेस किया जाए, डिस्कशन बेस किया जाए, ताकि स्टूडेंट्स की लर्निंग अच्छी हो सके। सो फॉर्मेटिव असेसमेंट हमें हेल्प करती है कि हम अपने टीचिंग स्टाइल को, स्ट्रेटजीज को, अप्रोचेस को, मेथड्स को साथ साथ चेंज करते रहें, उसमें बेहतरी लाते रहें। फॉर्मेटिव असेसमेंट का मतलब ही इम्प्रूवमेंट है। नॉर्मली हम क्या कहते हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट करते जाते हैं, हम अपना स्टाइल नहीं छोड़ते, हम एक ही स्टाइल को फॉलो करते हैं। फॉर एग्जांपल, एक टीचर, उसने असाइनमेंट्स लेनी है, प्रेजेंटेशंस लेनी है, और इसमें ही उसने फॉर्मेटिव असेसमेंट कंप्लीट कर लेनी है। अब एक स्टूडेंट जो है वो अच्छा नहीं है प्रेजेंटेशन में, वैसे बहुत अच्छा स्टूडेंट है लेकिन उसकी प्रेजेंटेशन स्किल्स नहीं है, लेकिन हमने चूंकि बेंच मार्क बना दिया कि हमने प्रेजेंटेशंस ही लेनी है, तो उसमें वो स्टूडेंट कम स्कोर करेगा। ऐसे टीचर इंप्रूवमेंट की तरफ आते ही नहीं। उन्होंने जो बेंच मार्क बनाया वो उसी के ऊपर चलते हैं। सो इसमें दो फ्लॉज हैं। एक तो वो टीचर अपने आप को चेंज नहीं करता, अपनी फॉर्मेटिव असेसमेंट के तरीकेकार को। सेकेंडली, अगर वो देख लेते कि एक स्टूडेंट सही परफॉर्म नहीं कर रहा, तो बजाय इसके कि वो स्टूडेंट पे पर्टिकुलरली तवज्जो दें, वो अपने प्रोसेस को जारी रखता है इस चीज को इग्नोर करके, जो कि एक गलत बात है। हाँ, इसमें शॉर्टकमिंग ये जरूर है कि जो क्लासरूम्स इतने ज्यादा यानी उसमें स्ट्रेंथ है स्टूडेंट्स की कि आप हर एक पे इंडिविजुअल तवज्जो कई दफा नहीं भी दे पाते, लेकिन ये जरूरी है टीचर के कि एटलीस्ट वो फीडबैक दे दे कि आपको इन एरियाज में अपने आप को इम्प्रूव करना है, क्योंकि हम यही फॉर्मेटिव असेसमेंट का प्रोसेस लेके चलेंगे, ताकि स्टूडेंट को ये आइडिया हो कि इस बार तो उससे प्रेजेंटेशन खराब होगी, लेकिन नेक्स्ट टाइम वो उसको इम्प्रूव करे। जो गलती स्टूडेंट करते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट में, स्टूडेंट्स टेक फॉर्मेटिव असेसमेंट वेरी लाइटली। उनको लगता है कि चले अटेंडेंस के 2 मार्क्स हैं, असाइनमेंट के 12 मार्क्स हैं, प्रेजेंटेशन के 8 मार्क्स हैं, ये ना भी हुए तो काम चल जाएगा। हमने टोटल 50 या 60 स्कोर लेना है, जिससे हमने पास होना है मिड टर्म मिला के। अब यहाँ पे अगर स्टूडेंट एक एक सब्जेक्ट को अब मल्टीप्लाई करना शुरू कर दे बाकी तमाम तरह सब्जेक्ट्स के साथ, तो ये 20 मार्क्स और +20 मार्क्स मिड टर्म के एक बड़ी रेशो है जो वो वेस्ट कर देते हैं, और फाइनली उनकी जो डिग्री है वो कुछ माइनर से फर्क के साथ उनका जो एक एक्सपेक्टेड या वांटेड सीजीपीए है वो उससे महरूम रह जाते हैं। देन कम समेटिव असेसमेंट। तो समेटिव असेसमेंट जो है ये उन तमाम तर पार्टिसिपेंट स्टूडेंट्स की असेसमेंट है। ये एक तरह से उनकी डेवलपमेंट को एक पर्टिकुलर टाइम में समराइज करती है, यानी बाय द एंड ऑफ द सेशन, बाय द एंड ऑफ द क्लास, बाय द एंड ऑफ द टर्म, बाय द एंड ऑफ द सेमेस्टर ये होती है। तो इसका जो फोकस है वो प्रोग्राम के आउटकम पे। इसके की पॉइंट्स क्या हैं? असेसमेंट ऑफ द पार्टिसिपेंट्स, के पार्टिसिपेंट्स को असेस करना, देखना कि वो कितना इम्प्रूव किया उन्होंने, फिर डेवलप करना एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर, कि यानी एक टाइम तक उसका वेट होगा, उसके बाद ये असेसमेंट जो है वो कंडक्ट की जाएगी। इससे एक प्रोग्राम का आउटकम पता चलता है कि जो प्रोग्राम है उसकी सक्सेस रेशियो क्या है, कितने बच्चे उसमें पास हो रहे हैं, कितने बच्चे उस प्रोग्राम में फेल हो रहे हैं। फिर एक्सटर्नल एंड इंटरनल असेसमेंट। सो इंटरनल असेसमेंट जो है वो ऑर्गेनाइजेशन करती है, वो अपनी पॉलिसीज को असेस करती है, अपने इंटरनल सिस्टम को असेस करती है। इसमें जो ये असेसमेंट करने वाले हैं वो उसी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज होते हैं, जो कि इंटरनल असेसमेंट को मैनेज करने में स्किल्ड होते हैं। एक्सटर्नल असेसमेंट होती है जिसमें एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन और एक कंसल्टेंसी फर्म को हायर किया जाता है, जो ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसीजर को मॉनिटर करते हैं, जज करते हैं और एक अनबायस्ड ओपिनियन देते हैं, क्योंकि इंटरनल असेसमेंट में कहीं ना कहीं खतरा होता है कि बायस्ड ओपिनियन आ जाएगी, क्योंकि वो सारे उसी ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं, तो दोस्ती यारी उसमें शामिल होती है। इसीलिए एक्सटर्नल असेसमेंट एक प्रेशर होता है जहां पे अनबायस्ड ओपिनियन आती है, और इन दोनों का मकसद इंप्रूवमेंट है। सो फोकस जो है इंटरनल यानी सिस्टम वर्सेस एक्सटर्नल एजेंसीज
कि एक्सटर्नल एजेंसीज इंटरनल सिस्टम को किस तरह असेस कर रही हैं। मतलब फॉर एग्जांपल योर हाउस एग्जाम एंड योर बोर्ड एग्जाम, तो जो आपके मिड टर्म एग्जाम्स हैं जो आपका टीचर ले रहा है, वो एक तरह से आपके एक इंटरनल असेसमेंट है। लेकिन अगर आप कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम्स में बैठते हैं तो वो एक तरह से एक्सटर्नल असेसमेंट है, जिसमें एक फॉरेन बॉडी यानी एक एक्सटर्नल बॉडी आपको चेक करती है, आपको असेस करती है। प्रोसेस एंड प्रोडक्ट असेसमेंट। सो प्रोसेस जो असेसमेंट है वो किसी चीज की प्रोसेस को असेस करती है। जिस तरह क्लासरूम प्रोसीडिंग्स, क्लासरूम में कैसे पढ़ाया जा रहा है, टीचर कैसे पढ़ा रहा है, स्टूडेंट्स किस तरह बैठे हुए हैं, उनका सीटिंग प्लान क्या है, किस ऑर्डर से बैठे हुए हैं, टीचर क्या क्या मेथड्स यूज कर रहा है, किस तरह एग्जांपल्स दे रहा है, लेसन को किस तरह कवर कर रहा है, स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व किस तरह कर रहा है। ये प्रोसेस एक तरह से असेसमेंट है। प्रोडक्ट असेसमेंट, जैसे मैंने ऑलरेडी फोन के हवाले से आपको एग्जांपल दी, कि किसी प्रोसेस के एंड पे एक प्रोडक्ट को असेस किया जाता है और इसमें जो लाइक किसी गोल के हवाले से अचीवमेंट बड़ा इसमें मैटर करती है। फॉर एग्जांपल आपके फाइनल ग्रेड्स को भी हम प्रोडक्ट असेसमेंट कह सकते हैं, कि जो आपने ग्रेड्स हासिल किए फाइनली, वो एक तरह से एक प्रोडक्ट है जिसने आपको यानी आप एक तरह से प्रोडक्ट बन गए एक यूनिवर्सिटी के, आप एक यूनिवर्सिटी जिसे हम कहते हैं अलुमनाइज बन गए। सो वो आपकी एक असेसमेंट है बाय द एंड ऑफ इट, कि आप कितने पानी में हैं, यानी इस पूरी डिग्री को लेने के बाद एक तरह से आपको कितना नॉलेज है, कितनी एक्सपर्टीज है उसके हवाले से। डायग्नोस्टिक असेसमेंट भी होती है, नॉर्म रेफरेंस असेसमेंट भी होती है। सो डायग्नोस्टिक जो असेसमेंट है, इसमें हम वीक एरियाज को डायग्नोस करते हैं लर्नर्स के, कि लर्नर्स जो है कई दफ़ा, जैसे मैंने स्पोकन की एग्जांपल दी है, कुछ प्रेजेंटेशन में या स्पोकन स्किल्स में वीक है, सो उसके लिए डायग्नोस्टिक असेसमेंट है। सो इसे लैंग्वेज लर्निंग के हवाले से पढ़ा जाता है इस असेसमेंट को। इसमें प्रॉब्लम एरियाज देखे जाते हैं स्टूडेंट के, जो कि लर्निंग प्रोसेस में सामने आते हैं और उन पर तवज्जो दी जाती है। मैथमेटिकल फील्ड में और लैंग्वेज लर्निंग में, इन दोनों में ये डायग्नोस्टिक असेसमेंट सामने आती है। यानी मैथमेटिक्स में इस तरह के स्टूडेंट मैथ्स के किस एरिया में वीक है, जहाँ पे इसको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। लर्निंग या लैंग्वेज लर्निंग में स्टूडेंट ग्रामर में कंफ्यूज है, या उसकी स्पोकन एबिलिटीज, उसमें कॉन्फिडेंस या मोटिवेशन की कमी है। सो नॉर्म रेफरेंस्ड असेसमेंट ये लोगों के बारे में जजमेंट बनाती है, और ये किस बेस पे बनाती है? सोर्सेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्कोर्स। सो फॉर एग्जांपल जो टॉप 10% ऑफ द क्लास हैं, उनको फर्स्ट क्लास दिया जाए, और जो नेक्स्ट 15 है उनको सेकंड क्लास दिया जाए, फिर इसका थर्ड क्लास दिया जाए, फोर्थ क्लास यानी डी ग्रेड दिया जाए। सो ये एक नॉर्म रेफरेंस है, कि एक आपने क्राइटेरिया सेट किया हुआ है, उस क्राइटेरिया के ऊपर आप स्टूडेंट्स को फिट इन करोगे, देखोगे ए प्लस वाले कितने हैं, ए वाले कितने हैं, ए माइनस कितने हैं। जो नॉन रेफरेंस्ड असेसमेंट है, ये बड़ी कॉमन असेसमेंट है जिसको एजुकेशन में हम अक्सर यूज करते हैं, खासतौर पे जब आपने कंपटीशन दिखाना हो कि कौन किस पोजीशन पे है। ये बहुत ही कॉमनली स्कूल्स में यूज होती है, लेकिन इसमें यह है कि हमें इसमें कोई ज्यादा एक्यूरेसी या एग्जैक्ट असेसमेंट नहीं मिलती। फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट जो कि लाइक एक साल में जो फेल हो रहा है, तो मे हैव लाइक पास्ट इन अदर्स, तो एक सब्जेक्ट में जो वो फेल होता है, वो मे भी बाकी सब्जेक्ट्स के अंदर बेहतर स्कोर कर पाए। सिमिलरली हायर ग्रेड्स जो हासिल कर रहे हैं, इसका मतलब हायर कैपेबिलिटीज हर केस नहीं। मतलब मैं मैथ्स में वीक हूँ तो मैं इंग्लिश में अच्छा परफॉर्म कर जाऊंगा, लेकिन मैथ्स में वीक परफॉर्म करूंगा, तो एक में मेरा सी आ रहा है और एक में मेरा ए आ रहा है। सो एक तो ये डिफरेंस आ गया। सिमिलरली हायर ग्रेड्स अगर मैं किसी में ले रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी कैपेबिलिटीज हायर हैं। आपको आजकल बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे मिलते हैं जिनकी, खासतौर पे जो कोविड के सेशन हमारे गुजरे उसके अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बेतहाशा नंबर लिए, यानी 90s में उनके रेंज है, लेकिन उनको सब्जेक्ट के बारे में कुछ पता नहीं। तो हम जानते हैं कोविड के टाइम पे कैसे एग्जाम्स हुए, किस तरह असेसमेंट्स हुई, तो वो उस हवाले से हम ये डिटरमिन नहीं कर सकते। इवन अगर आप कोविड को निकाल भी दें, तो एक स्टूडेंट जो जिसने प्रेजेंटेशन ग्रुप में दे दी, अच्छा स्कोर ले लिया, जिसने ग्रुप असाइनमेंट दे दी, उसमें उसने कुछ काम नहीं किया, मिड टर्म में उसका तुक्का लग गया, फाइनल में उसने चीट कर लिया,
तो उसके ग्रेड्स तो अच्छे आ गए, लेकिन इन ग्रेड्स का मतलब ये नहीं है कि ये अगर ए प्लस ले रहा है तो ये वाकई ही शाइनिंग स्टूडेंट है। टेस्ट रीटेस्ट प्रोसीजर। सो इसमें क्या होता है, सेम टेस्ट उसे 2 दफा कंडक्ट किया जाता है। अब एक इसके लिए क्या कर सकते हैं कि एक टेस्ट डेवलप किया जाए और सेम स्टूडेंट्स पे वो एडमिनिस्टर किया जाए 2 दफा। अगर जो सब्जेक्ट है उसमें बहुत स्मॉल आंसर्स आ रहे हैं दोनों दफा, सो इट मींस के रिजल्ट्स विल बी सिमिलर। सो एक बंदा ये अज्यूम कर सकता है कि असेसमेंट के जो रिजल्ट्स हैं वो रिलायबल है। सो एडवांटेजेस क्या हैं यूजिंग टेस्ट रीटेस्ट प्रोसीजर के। सो इस प्रोसीजर की बड़ी स्ट्रॉन्ग लॉजिकल अपील है, और वन इज मयरिंग मोर देन वंस विद आइडेंटिकल टेस्ट। सेम टाइप के टेस्ट से आप उसको आइडेंटिकली मैयर कर रहे हो, और इसमें वन अवॉइड्स द प्रॉब्लम ऑफ डेवलपिंग मोर देन वन टेस्ट। इससे आपको ज्यादा टेस्ट बनाने भी नहीं पड़ते। सो इससे आपको आइडिया हो जाता है कि वो स्टूडेंट जो है उसकी लर्निंग कैपेबिलिटीज क्या है। फॉर एग्जांपल आपने एक ग्रामर के ऊपर प्रेजेंट इंडेफिनिट के कुछ सेंटेंसेस की ट्रांसलेशन दे दी, उन्हें टेस्ट किया, उसके बाद फिर वो टीचिंग का प्रोसेस शुरू हुआ, उन्हें सिखाया गया, उसके बाद फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक टेस्ट दिया गया। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ टेस्ट एंड रीटेस्ट प्रोसीजर कि सेम टाइप की असेसमेंट सब्जेक्ट के ऊपर उनको टेस्ट किया गया, और उनके जो स्कोर्स हैं उन्हें मैयर किया गया। स्प्लिट हाफ्स प्रोसीजर। Same test, administer once. So grade each half separately. Compare grades from each half. So इसमें क्या होगा, सेम टेस्ट होगा, एक ही दफा ये किया जाएगा। हर यानी उसके अगर 100 मार्क्स का टेस्ट है तो 50 and 50 ये दो सेपरेट उसकी सेग्रीगेशंस हो जाएंगी। उन दोनों को जो है अलग अलग उन्हें मार्क किया जाएगा, और फिर उन दोनों के ग्रेड्स को कंपेयर किया जाएगा। इससे ये होता है कि हमें आइडिया हो जाता है कि अगर फर्स्ट 50 में से एक स्टूडेंट 25 मार्क्स ले रहा है और सेकंड 50 में से वो 10 मार्क्स ले रहा है, तो इट मीन्स के कुछ इश्यू उसके उस सेकंड पोर्शन में या बाद के जो सिलेबस है उसके अंदर स्टूडेंट को ट्रबल फील हो रही है। देन इंटरनल कंसिस्टेंसी प्रोसीजर। इसमें भी सेम टेस्ट होता है, एक ही दफा एडमिनिस्टर किया जाता है, और स्कोर इज बेस्ड अपॉन एवरेज सिमिलैरिटी ऑफ रिस्पॉन्सेज टू द आइटम्स। स्कोर किस चीज पे बेस करता है कि जो सिमिलैरिटी ऑफ रिस्पॉन्स है उस क्वेश्चन के अगेंस्ट उसके ऊपर। So it is a measure of reliability used to evaluate the degree to which different test items that probe the same construct produce similar results. So ये reliability का एक measure है, और इससे हम evaluate करते हैं कि किस हद तक जो different test items हैं, जो कि basically जिनका मकसद क्या है, एक्सप्लोर करना, जो सेम कॉन्स्ट्रक्ट प्रोड्यूस सिमिलर रिजल्ट्स के जो सेम कॉन्स्ट्रक्ट जो किससे सिमिलर रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनके हवाले से देखना कि जो सिमिलैरिटीज आ रही हैं रिजल्ट्स के अंदर, जो रिस्पॉन्सेस की सिमिलैरिटीज आ रही हैं, उनकी बेस पे इस टेस्ट को या इस चीज को असेस किया जाता है कि अगर ज्यादातर रिस्पॉन्सेस एक चीज की फेवर में आ रहे हैं, सो दैट मेक कि लाइक ज्यादातर लोग इस इस तरह सोच रहे हैं या इस चीज को करेक्ट समझा। असेसमेंट और इवैल्यूएशन, इसमें कोई डिफरेंसेस भी हैं। असेसमेंट ऑनगोइंग होती है, जबकि इवैल्यूएशन जो है वो क्लियर प्रोवाइड करती है। असेसमेंट पॉजिटिव है, इंडिविजुअलाइज्ड है, और ये फीडबैक प्रोवाइड करती है। इवैल्यूएशन जजमेंटल है, क्योंकि इसमें अब आप मजीद डिसीजन नहीं ले सकते। एक असेसमेंट के दौरान तो आप चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हो, लेकिन इवैल्यूएशन में उस चीज़ के रिजल्ट्स आप प्रोवाइड करते हो, और इट इज़ अप्लाइड अगेंस्ट स्टैंडर्ड्स। यानी जो जो भी रिजल्ट्स हैं बेशक उस स्टैंडर्ड के हवाले से साथ लिंक्ड हैं या नहीं, उन्हें सामने लाया जाता है। शॉर्ट फॉल्स बताए जाते हैं इसके अंदर कि क्या शॉर्ट फॉल्स हैं, क्या शॉर्ट कमिंग्स हैं चीज़ की। इन दोनों के अंदर कॉमन क्या है कि दोनों किसी एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया के ऊपर होते हैं, प्रॉपर मेजर्स यूज किए जाते हैं, और एविडेंस ड्रिवन होते हैं, क्योंकि किसी एविडेंस की बेस पे ये अपने अपने रिजल्ट्स फॉर्मुलेट करते हैं।
इवेल्युएशन की टाइप में हमारे पास फॉर्मेटिव इवेल्युएशन है जो कि किसी नए प्रोग्राम की डेवलपमेंट के दौरान होती है। प्रोसेस इवेल्युएशन जो कि जैसे ही प्रोग्राम की इम्प्लीमेंटेशन शुरू होती है। प्रोग्राम मॉनिटरिंग यानी इसमें एग्जिस्टिंग प्रोग्राम की ऑपरेशन के दौरान इसको किया जाता है। आउटकम इवेल्युएशन के जब प्रोग्राम जो है व्हेन इट हैज मेड कांटेक्ट विद एटलीस्ट वन पर्सन और ग्रुप इन टारगेट पॉपुलेशन, सो तब ऑब्जेक्टिव बेस्ड इवेल्युएशन या आउटकम इवेल्युएशन यूज की जाती है। फिर इकोनॉमिक इवेल्युएशन जिसके अंदर ये सारा कॉस्ट एनालिसिस, कॉस्ट इफेक्टिवनेस इवेल्युएशन, कॉस्ट बेनिफिट इवेल्युएशन, तो ये प्रोग्राम के शुरू में की जाती है और इसमें यानी एग्जिस्टिंग प्रोग्राम के ऑपरेशन के दौरान भी किया जाता है इसे। इम्पैक्ट इवेल्युएशन, सो ये ऑपरेशन ऑफ एन एग्जिस्टिंग प्रोग्राम विद एप्रोप्रिएट इंटरवल्स, इसमें इंटरवल के साथ साथ इवेल्युएट किया जाता है और एट द एंड ऑफ अ प्रोग्राम भी इसको कर सकते हैं। वैलिडिटी, सो वैलिडिटी में हम देखते हैं कि हाउ वेल अ टेस्ट measures व्हाट इट इज supposed टू measure, कि एक टेस्ट ने अगर बच्चों के ट्रांसलेशन स्किल्स को मेजर करना है तो कितना बेहतर तौर पे ये मेजर कर सकता है, कितना ये टेस्ट अच्छा है इस मामले में कि ये बच्चों की ट्रांसलेशन करने के स्किल्स को मेजर कर सके। सो ये उस टेस्ट की वैलिडिटी है कि ये टेस्ट कितना वैलिड है। सो एक वोकेबलरी टेस्ट ये वैलिड नहीं हो सकता अगर ये आपके ग्रामर एबिलिटी को मेजर करेगा, क्योंकि वो पर्टिकुलरली वोकेबलरी के आइटम्स के ऊपर है। सिमिलरली कॉम्प्रिहेंशन का टेस्ट आपकी वोकेबलरी को मेजर नहीं कर सकता। सो हम ये कह सकते हैं कि वोकेबलरी का टेस्ट या कॉम्प्रिहेंशन का टेस्ट ये वैलिड नहीं है अगर आप उन्हें डिफरेंट डोमेन्स में यूज कर रहे हैं। सो फिर जो इनवैलिड टेस्ट, इसका क्या मतलब हुआ? सो इसका मतलब है कि एक टेस्ट जो कि वो मेजर करने में फेल हो जाए, जिसको मेजर करने के लिए इस टेस्ट को डिजाइन किया गया, कि मैं वोकेबलरी को मेजर करने के लिए एक टेस्ट बना रहा हूँ और क्वेश्चन उसमें मैंने सारे ग्रामर के पूछे हुए हैं या ज्यादातर ग्रामर के पूछे हुए हैं या मिक्स पूछे हुए हैं। सो दैट मीन्स के ये टेस्ट इनवैलिड है, इसको हम यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये उस चीज को मेजर ही नहीं कर रहा जिसको मेजर करने के लिए इस टेस्ट को डिजाइन किया जाना था। अब टेस्ट के रिजल्ट को हम ट्रस्ट कर सकते हैं अगर टेस्ट के रिजल्ट हमें वैलिड टेस्ट से मिले। सो ये एक एविडेंस है एक्यूरेट सिस्टम ऑफ असेसमेंट का। क्या आपने वोकेबलरी के ऊपर स्टूडेंट्स को टेस्ट करना है तो आप वोकेबलरी के हवाले से उनसे आपने एक ऐसा टेस्ट बनाया जिसमें आपने वोकेबलरी वर्ड्स के मीनिंग्स पूछे, उर्दू टू इंग्लिश, इंग्लिश टू उर्दू, पेयर ऑफ वर्ड्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अब ये सारा कुछ वोकेबलरी से रिलेटेड है, लेकिन इसमें अगर मैं उन वर्ड्स का एक सेंटेंस बनाने को कह देता हूँ या उस हवाले से एक कॉम्प्रिहेंशन के पैराग्राफ्स दे देता हूँ तो वो टेस्ट जो है वो वैलिड नहीं होगा। जब हमारे पास एक प्रॉपर, जैसा मैंने एक टेस्ट का बताया आपको जिसमें ये सारे सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वोकैबुलरी आइटम्स, ये सारा कुछ मौजूद है। सो इस तरह के टेस्ट के रिजल्ट्स को हम ट्रस्ट कर सकते हैं और इस तरह के टेस्ट को हम वैलिड टेस्ट कहेंगे। बहुत टाइप्स हैं वैलिडिटी की, लाइक फेस वैलिडिटी है, कंटेंट वैलिडिटी है, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी है, क्राइटेरियन वैलिडिटी है, प्रिडिक्टिव वैलिडिटी है। So face validity सबसे पहले. So does the test appear to test what it is supposed to be tested? क्या ये उस चीज को टेस्ट करे जिसको इसने टेस्ट करना था? So ड्राइंग टेस्ट जो है वो फिगर्स से रिलेटेड होना चाहिए। So क्वेश्चन पेपर के ऊपर फिगर्स होने चाहिए। तो एक टेस्ट जो कि फिल इन द ब्लैंक्स को चेक कर रहा है उसमें पेपर्स के ऊपर ब्लैंक्स होनी जरूरी हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है उसमें हमारे पास ऑप्शंस होने जरूरी हैं। तो ये फेस वैलिडिटी है कि अपीयरेंस कैसी है उसकी। फिर कंटेंट वैलिडिटी, कंटेंट वैलिडिटी में जो हम देखते हैं कि जो कंटेंट, अगर हमने एक चीज के जैसा वोकेबलरी को मेजर करना है तो क्या जो कंटेंट है उसमें वोकेबलरी ही शामिल है? बेशक आपने एमसीक्यूज करने और एमसीक्यूज की फॉर्म में है, लेकिन आप करना वोकेबलरी को चाह रहे हैं, कर आप कॉम्प्रिहेंशन कर रहे हैं, तो वो कंटेंट वैलिडिटी नहीं रहेगी। सो कंटेंट वैलिडिटी मीन्स कि आपने बुक के कुछ चैप्टर्स दिए तो क्या वही चैप्टर्स इंक्लूडेड हैं, जिसको हम नॉर्मली कहते हैं मटेरियल कोर्स में से आया या आउट ऑफ कोर्स है। कॉन्स्ट्रक्ट वैलिडिटी, इसमें कॉन्स्ट्रक्शन है टेस्ट की,
कि आपके पास कंटेंट्स हैं, आप टेस्ट कैसे बनाओगे, आप क्वेश्चंस को टैकल किस तरह करोगे, और वो जो लाइक जो कोर्स आप पढ़ा रहे हैं उसके जो कंटेंट्स हैं उन्हें क्या आपने प्रॉपरली कवर किया एक क्वेश्चन पेपर के अंदर। मतलब इसका ये है कि एक टेस्ट तब भी इनवैलिड है कि वो बेशक कोर्स के अंदर से आपने लिया, लेकिन आपने पहले 2 चैप्टर ले लिए, बाकी चैप्टर्स छोड़ दिए। सो अगेन इट इज नॉट अ वैलिड टेस्ट। सो वैलिड टेस्ट का जो कॉन्स्ट्रक्ट है वो रिक्वायर करता है कि आपका टेस्ट उसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के आइटम्स हों और वो आपके पूरे कोर्स में से शामिल हो। फिर क्राइटेरियन एंड प्रिडिक्टिव वैलिडिटी। सो इसमें how much a test can measure some performance with reference to some defined standards, कि डिफाइंड स्टैंडर्ड्स की बेस पे एक टेस्ट किस तरह किसी परफॉर्मेंस को मेजर कर सकता है। इसे क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी कहते हैं। कि क्राइटेरिया सेट है, उस क्राइटेरिया पे बेस करके आपने आगे मेजर करना है किसी परफॉर्मेंस को। फॉर इंस्टेंस, वन इज एक्सपेक्टेड टू बी एबल टू स्पीक फ्लुएंटली आफ्टर कंप्लीटिंग अ कोर्स। सो अगर जो टेस्ट है क्या वो वैलिड है अगर वो स्पोकन एबिलिटी को मेजर कर सकता है। कि क्राइटेरिया ये है कि एक कोर्स करने के बाद स्टूडेंट जो है वो अच्छी तरह फ्लुएंटली बोलेगा। तो टेस्ट फिर उससे कवर करता हो पूरी तरह, क्या इस क्राइटेरिया पे ये पूरा उतर रहा है। और हाउ मच अ टेस्ट कैन प्रिडिक्ट फ्यूचर परफॉर्मेंस विद रेफरेंस टू सम डिफाइंड स्टैंडर्ड। सो ये प्रिडिक्टिव वैलिडिटी। सो ये जो टेस्ट है वो किस तरह फ्यूचर परफॉर्मेंस को डिफाइंड स्टैंडर्ड्स पे लेके चल रहा है कि ये कोर्स पढ़ने के बाद बच्चे ये काम करने के काबिल हो जाएंगे। सो टेस्ट इंश्योर करेगा उन वो जो ऑब्जेक्टिव्स दिए गए उनके ऊपर कि क्या जो प्रिडिक्ट किए गए ऑब्जेक्टिव्स, क्या क्वेश्चंस उसके अंदर से ही हैं, क्या स्टूडेंट्स वो सब कुछ कर पा रहे हैं। रिलायबिलिटी और वैलिडिटी में क्या फर्क है, क्या डिफरेंस है, या क्या कॉमन है। जो वैलिड टेस्ट है वो हमेशा रिलायबल होगा, लेकिन रिलायबल टेस्ट हमेशा वैलिड रहे ये जरूरी नहीं है। ये बात आपको याद रखनी है। ये दोनों मिलते जुलते कॉन्सेप्ट हैं। एक टेस्ट रिलायबल नहीं हो सकता अगर वो वैलिड नहीं है। यानी आप ऐसे टेस्ट पे रिलाई नहीं कर सकते जो कि वैलिड नहीं है, जो कि एक चीज को प्रॉपरली कवर नहीं कर रहा, या उसके किसी पोर्शन को मिस कर रहा है, या आउट ऑफ कोर्स लेके चल रहा है। उस सूरत में आप उसको रिलायबल नहीं कह सकते, वो ट्रस्ट वर्दी टेस्ट नहीं है, रिलायबल नहीं है, क्योंकि वो वैलिड ही नहीं है। सो वैलिड टेस्ट हमेशा रिलायबल रहेगा, लेकिन रिलायबल टेस्ट का वैलिड होना जरूरी नहीं है। सो एक टेस्ट जो है वो मे भी मुमकिन है रिलायबल हो लेकिन वैलिड ना हो। सो ये किस तरह हो सकता है? ये तब होता है जब एक टेस्ट जो है वो सेम रिजल्ट्स आपको प्रोवाइड करे हर दफा। यानी उसमें आप जान लो उस टेस्ट के बाद कि ये टेस्ट जो है वो रिलायबल है, यानी इसके जो रिजल्ट्स हैं वो हमेशा एक जैसे आ रहे हैं, लेकिन एक्चुअली वो वैलिड ही ना हो, वो एक्चुअली वो उस चीज को मैयर ही ना कर रहा हो जिस जो कि उसे मैयर करनी है। वो टेस्ट वोकैबुलरी के ऊपर होना था, वो कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड है। रिजल्ट्स उसके ठीक मिल रहे हैं आपको, यानी रिजल्ट्स आपको रिलायबल मिल रहे हैं, उसमें कोई बहुत ज्यादा डेविएशन आपको नजर नहीं आ रही। लेकिन ये है कि जब आपने जाना ही पेशावर की तरफ है तो इस्लामाबाद से लाहौर की तरफ मूव करने का फायदा ही नहीं। सो ये वो चीज है कि जब आपका टेस्ट डिजाइंड ही नहीं है प्रॉपरली किसी एक सेगमेंट के ऊपर, यानी वोकैबुलरी के ऊपर, वो कॉम्प्रिहेंशन के ऊपर है, तो जितना मर्जी वैलिड हो जाए उसका फायदा नहीं है, लेकिन एटलीस्ट वो रिलायबल रहेगा। सो इनमें डिफरेंस मेजरली देखा जाए तो कोई एक्सपेरिमेंट हो तो उसमें हमें बहुत सारी चीजों पर तवज्जो देनी पड़ती है। यानी सबसे इंपॉर्टेंट उसमें वैलिडिटी और रिलायबिलिटी। सो एक्सपेरिमेंट को वैलिड भी होना चाहिए, रिलायबल भी होना चाहिए। सो डेफिनेशन क्या है इसमें रिलायबिलिटी की कि द एक्सटेंट टू विच द आउटकम्स आर कंसिस्टेंट व्हेन द एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड मोर देन वंस। कि सेम तजुर्बा अगर बार बार भी किया जाए तो रिजल्ट सेम आने चाहिए। ये होती है रिलायबिलिटी। वैलिडिटी क्या है? कि जो इंस्ट्रूमेंट जो यूज किया जा रहा है क्या वो उसी चीज को मैयर करने के लिए यूज किया जा रहा है जिसको मैयर करना चाहते हैं, या वो चीज और है और मैयर करने के लिए हमने इंस्ट्रूमेंट कोई और यूज किया। सो ये वैलिडिटी है जो कि बताती है कि टेस्ट हमारा वैलिड है या इनवैलिड है। सो इन दिस केस जो एक टेस्ट वैलिड हो सकता है
लेकिन अगर एक टेस्ट वैलिड है तो वो रिलायबल है। लेकिन एक टेस्ट अगर रिलायबल है, जैसे हमने पहले बात की, तो जरूरी नहीं कि वो वैलिड हो। मुमकिन है एक टेस्ट सेम रिजल्ट्स दे रहा हो, लेकिन व्हाट इफ कि वो उस प्रोसीजर के ऊपर बेस्ड ही नहीं है जो कि हम जहां से रिजल्ट्स लेना चाह रहे हैं। तो वो टेस्ट के रिजल्ट्स की वजह से तो वो रिलायबल बन जाएगा, लेकिन वो वैलिड नहीं रहेगा। असेसमेंट के लिए टूल कौन से यूज किए जाते हैं? सो टूल बेसिकली एक मेथड है कलेक्शन का, यानी इंफॉर्मेशन हम लेते हैं, डाटा लेते हैं। इसमें लर्नर की परफॉर्मेंस और अंडरस्टैंडिंग को एक सर्टेन टॉपिक के ऊपर मेजर किया जाता है। और डिफरेंट टूल्स हैं जिसमें ऑब्जर्वेशंस हैं, क्वेश्चनेयर्स हैं, इंटरव्यूज हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, टेस्ट्स हैं। जिनमें से ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यूज, प्रोजेक्ट्स, ये बड़े, और टेस्ट्स वगैरह, ये बड़े कॉमन किस्म की टाइप्स हैं जिन्हें क्लासरूम्स में अक्सर देखा जाता है इस्तेमाल किए हुए। ऑब्जर्वेशन बेसिकली एक एक्विजिशन है इंफॉर्मेशन की, जिसमें आप इंफॉर्मेशन को हासिल कर रहे हो एक प्राइमरी सोर्स से, यानी आप खुद उसको ऑब्जर्व कर रहे हो। सो लिविंग बीइंग्स में ऑब्जर्वेशन जो है वो सेंसेस को इम्प्लाई करती है। आप उसमें अपने 5 सेंसेस को यूज करते हो। साइंस में क्या होता है, ऑब्जर्वेशन में डाटा की रिकॉर्डिंग होती है, जिसमें आप इंस्ट्रूमेंट्स यूज करके उसे रिकॉर्ड करते हो। और इसमें डाटा कलेक्शन, यानी साइंटिफिक एक्टिविटी में हम इसे डाटा कलेक्शन का नाम देते हैं। ऑब्जर्वेशन में हमारे पास ओवर्ट एंड कवर्ट ऑब्जर्वेशन है। ओवर्ट कहते हैं ओपन, क्लियर, और कवर्ट मींस कवर्ट या कंसील्ड, हिडन। ऑब्जर्वेशन ओवर्ट हो सकती है कि हर एक को पता है कि उन्हें ऑब्जर्व किया जा रहा है। ये कवर्ट भी हो सकती है जब लोगों को नहीं पता उन्हें ऑब्जर्व किया जा रहा है, और उन्हें ऑब्जर्व करने वाले उन्हें ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। कवर्ट ऑब्जर्वेशन का जो फायदा है वो ये कि लोग जब उन्हें नहीं पता कि उन्हें ऑब्जर्व किया जा रहा है तो वो नेचुरली बिहेव करेंगे, और उनको वो आपको सही रिजल्ट्स देंगे जो कि आपको चाहिए। कवर्ट के मुकाबले में जो ओवर्ट ऑब्जर्वेशन है, उसमें एथिकल प्रॉब्लम्स की वजह से हम ओवर्ट ऑब्जर्वेशन को प्रेफर करते हैं, क्योंकि रिसर्च की एथिक्स सिखाती हैं हमें कि आपको लोगों को बता देना है कि अगर आप उन्हें इस्तेमाल करें अपने डाटा के लिए, उनको ऑब्जर्वेशन के लिए यूज कर रहे हो, तो उनको पता होना चाहिए दे आर अंडर ऑब्जर्वेशन। ये एथिक्स कहती है। यहीं से जो ऑब्जर्वर्स पैराडॉक्स, जो कि सोशियो लिंग्विस्टिक की टर्म है, वो सामने आती है कि ऑब्जर्वर का एक पैराडॉक्स बन जाता है ये कि जब वो बता देगा कि हम आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो लोग नेचुरली बिहेव नहीं करेंगे, रिजल्ट्स ठीक नहीं आएंगे। वो अगर अगर नहीं बताता तो वो एथिकली गलत हो जाएगा। ऑब्जर्वेशन के मेरिट्स क्या हैं? ऑब्जर्वेशन डायरेक्ट होती है, यानी आपको उसमें क्वेश्चनेयर्स, उसमें आपको किसी और का सहारा नहीं लेना पड़ता। आप खुद डायरेक्टली चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हो। इट इज इंडिपेंडेंट, यानी अकेले ऑब्जर्वेशन कैन स्टैंड फॉर योर रिस्पॉन्सेज। और ये एक नेचुरली, दैट इज अबाउट द डाटा, इट इज अ नेचुरल प्रोसेस के जिसमें आप नेचुरली एक सेटिंग के अंदर लोगों को देख रहे हो, उन्हें ऑब्जर्व कर रहे हो, और अपना डाटा रिकॉर्ड कर रहे हो। डीमेरिट्स क्या हैं? ऑब्जर्वर्स बायस, कि ऑब्जर्वर देखते हुए भी बायस हो सकता है कुछ चीज़ों के हवाले से। मुमकिन है वो चीज़ों को उस एंगल से ना देख रहा हो जिस हवाले से चीज़ें हो रही हैं। ऑब्जर्वर का अपना इफेक्ट हो सकता है कि वो किस स्टेट ऑफ माइंड से चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा है, वो किस हद तक बाइस्ड है और अनबाइस्ड है। टाइम कंज्यूमिंग, के ऑब्जर्वेशन एक प्रॉपर प्रोसेस है कि जब तक एक प्रोसेस को आप ऑब्जर्व कर रहे हो, जब तक वो प्रोसेस खत्म नहीं होगा, आपकी ऑब्जर्वेशन जारी रहेगी। अंडरस्टैंडिंग इसमें कम होती है, क्योंकि कई दफा लोग जब दे नो कि दे आर बीइंग ऑब्जर्व, तो वो फिर आपको एग्जैक्ट डाटा नहीं दे पाते। अब हमारे पास टेस्ट की भी टाइप्स होती हैं। सो टेस्ट की टाइप्स में हमारे पास डायग्नोस्टिक टेस्ट, जिसमें स्टूडेंट्स की वीकनेस किसी एक सब्जेक्ट एरिया और स्किल्स में देखी जाती है। तो इसमें डायग्नोस्टिक टेस्ट किया जाता है, जैसे मैथ्स के स्किल हो गए। स्टैंडर्डाइज टेस्ट, सो एक ये स्टैंडर्डाइज टेस्ट है। सो इसमें सेम क्वेश्चन और सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन जो हैं वो यानी कॉमन एक बैंक है क्वेश्चंस का जहाँ से ये लिए जाएंगे, और इसको स्कोर भी एक स्टैंडर्ड और कंसिस्टेंट मैनर में किया जाता है, ताकि परफॉर्मेंस को कंपेयर किया जा सके। अचीवमेंट टेस्ट होते हैं जिसमें बच्चे का स्किल और नॉलेज टेस्ट किया जाता है।
किसी ग्रेड में या लेवल में, कि जब उसने उस लेवल को क्रॉस करना है, इंक्रीज करना है, आगे जाना है, आगे बढ़ना है, ये प्लान्ड इंस्ट्रक्शन के जरिए होता है। क्लासरूम इंस्ट्रक्शन के जरिए ये टेस्ट जो है कंडक्ट होता है। प्रोफिशिएंसी टेस्ट में लर्नर की जो एक लेवल ऑफ लैंग्वेज है उसका टेस्ट होता है, ताकि देखा जाए कि उसके लैंग्वेज स्किल्स कैसे हैं, किसी स्पेसिफिक स्किल में वो कैसा है, वो चारों स्किल्स को कितना एक्यूरेटली यूज कर सकता है। देन साइकोमेट्रिक टेस्ट, सो ये एक सैंपल बिहेवियर के ऊपर है, यानी उसके एटीट्यूड के ऊपर, उसके बिहेवियर के ऊपर, जिसे मेजर किया जाता है। अक्सर जो रियलिटी शोज होते हैं उसमें साइकोमेट्रिक टेस्ट यूज किया जाता है, कि एक स्टैंडर्डाइज और ऑब्जेक्टिव किस्म का ये मेजर है जिसमें बिहेवियर्स और एटीट्यूड्स को मेजर किया जाता है। सो ये था बेसिकली टेस्टिंग एंड इवेल्युएशन। आई गेस के सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स हमने डिस्कस कर लिए इसमें। इसमें कोई भी आपको क्वेश्चन हो, सो यू कैन आस्क इन मैसेजेस और कमेंट्स। सो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और सबसे शेयर कीजिएगा।